हेलो, माई सेल्फ इंजीनियर देवेंद्र कुमार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पे मेरे लाइव आने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे मैं आज दो पार्ट को डिस्कस करूँगा। एक तो कुछ मेरे द्वारा अनाउंसमेंट्स होंगे और सेकंड 12th साइंस के बाद में अपने को क्या फील्ड चुनना चाहिए, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है और क्या क्या जॉब्स है, उस पर बातें करेंगे। सबसे पहले तो कल RBSC 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, जिसने मुझे काफ़ी खुश किया, अभिभूत किया। बहुत बच्चों ने 99.60%, किसी ने 98, किसी ने 95 बहुत परसेंटेज प्राप्त किए। उससे मुझे बहुत खुशी हुई। कल बच्चों के फीडबैक्स, वेल विशेष, उनके मैसेजेस और उनके हैप्पी होने के स्टेटस मैसेज व्हाट्सएप मल्टीमीडिया के द्वारा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत चीज़ें देखने को मिली। कल मुझे जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जन्मदिन हो या बहुत बड़ी चीज़ हो रही हो। इतने मैसेजेस आए तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। भविष्य में भी अपन इसी तरह मेहनत करेंगे ताकि हम अपने एम को अचीव करने में सफल हों। अच्छा, सबसे पहले मेरा पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। देखो, जो भी बच्चे, चाहे मेरे ऑनलाइन बैच के हो चाहे ऑफलाइन बैच के हो, जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, उनको मेरी तरफ से 2000 रुपीज़ पर स्टूडेंट एक हेल्प की जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा। ये ट्रेंड मैं पिछले 4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से 2000 रुपीज़ प्लस सर्टिफिकेट अपनी तरफ से देता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो 4 सालों से चला आ रहा है। अब एक दो अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट है कि जो भी इस बार जिसने मेरे से मैथ्स पढ़ी, वो लड़के यदि IIT में अपनी सीट ऑब्टेन करते हैं तो उसके लिए 5000 रुपीज़ मेरी तरफ से होंगे। जो लड़के NIT में सीट ऑब्टेन करते हैं उनके लिए 3000 रुपीज़। और जो लड़के मुझसे फ़िज़िक्स पढ़ी है, जिसने ऑफलाइन बैचेज़ में मुझसे फ़िज़िक्स पढ़ी है, वो लड़के यदि नीट और एम्स में अपनी सीट ऑब्टेन करते हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से 3000 रुपीज़। ये प्राइज़ कोई ज़्यादा नहीं है और इसको हासिल करने की एक जुनून होना चाहिए। ये मुझे प्रेरणा मिली जब मैं छोटा था, तो 2 चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली। एक तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर बोलते थे कि हमेशा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको एक वॉच दूंगा। वो वॉच उस टाइम पे 300, 330, 350 तक होती थी, लेकिन उसको लेने का जो जुनून होता था वो बहुत इंस्पायर करता था, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे उसको लेना। तो हर बार मैं मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत से मेहनत करके वो वॉच हमेशा लेता था। वो पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन वो लेना ही मेरा जुनून था। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को देना चाहिए। एक मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा, जब भी क्लास में फर्स्ट आएगा तो तेरे एक साइकिल लेके आऊँगा। तो मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, इसी कारण से कि मुझे साइकिल मिलने वाली है, चाहे मुझे साइकिल चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन पापा के हाथों से, फादर के हाथों से लेना एक गौरव की बात है। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये 4 अनाउंसमेंट किए। जो भी बच्चे, चाहे मेरे ऑनलाइन बैच के हो चाहे ऑफलाइन बैच के, 10th और 12th में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेके आएंगे तो उनको 2000 रुपीज़। जो मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे जिसने मेरे से मैथ्स पढ़ी है, वो IIT में सीट ऑब्टेन करते हैं तो 5000 रुपीज़, NIT में सीट ऑब्टेन करते हैं तो 3000 रुपीज़। वो बच्चे जिसने ऑफलाइन बैच में मेरे से फ़िज़िक्स पढ़ी है, यदि वो नीट के माध्यम से MBBS कॉलेज या फिर एम्स में अपनी सीट ऑब्टेन करते हैं तो उनको 3000 रुपीज़। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। आज इस कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग सब बंद है। अब पता नहीं वो कब खुलेंगे, अगस्त से खुलेंगे, सितंबर से खुलेंगे, अक्टूबर, नवंबर या 2021 में खुलेंगे, आई एम नॉट श्योर। बट इसको अपने वर्क को कंटिन्यूस रखने के लिए, आपकी लर्निंग को कंटिन्यूस रखने के लिए, आपके मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैंने डिजिटल में अपना
एक लेब तैयार किया है जिसके माध्यम से मैं आपका डिजिटल रूप से आपसे जुड़ा रहूँगा। इतने दिन मैं मैथमेटिक्स के वीडियो डाल रहा था और फ्रीक्वेंसी भी इतनी नहीं थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को न केवल मैथ्स का, इसमें 8, 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स की वीडियो, 11, 12 के फिजिक्स के वीडियो, ये दोनों ही सब्जेक्ट बाइलिंगुअल होंगे। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मतलब जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, छोटी जो जनरल मैथ्स होती है, हर प्रकार के कोर्सेज़ को इसमें इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा लेकिन ज़रूर होगा। इस पे डिजिटल एक रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ मैं मेरे चैनल के माध्यम से। मैं उनसे, इसकी एक ख़ास वजह है, देखो जब भी मैं अपना बैच स्टार्ट करता हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से स्टार्ट करता हूँ, तो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा 11th में पढ़ते पढ़ते मेरे से बहुत फेमिलियर हो जाता है। जब वो 12th में रहता है तो बहुत उससे बहुत लगाव हो जाता है। जब वो 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत हैप्पीनेस होती है। लेकिन वो लड़का 12th के बाद हमसे दूर हो जाता है, तो वो इंस्टेंट आई डोंट लाइक, मुझे बहुत ऐसे लगता है कि अब अभी ही तो इससे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग को समझने लगे हैं, फिर दूर हो गया। तो वो या फिर 10th के बाद कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। वो बच्चे कहते हैं सर हम आपको हमें भी आप कुछ पढ़ा देते। तो उसके लिए मैंने ऐसे इंटीग्रेशन किया है, चाहे 10वीं के बाद में आर्ट्स लेवे, साइंस लेवे, कॉमर्स लेवे, या 12th के बाद में चाहे वो IIT की प्रिपरेशन करें, चाहे वो NIT कॉलेज में जाने की प्रिपरेशन करें, चाहे वो JEE मेन, JEE एडवांस, NDA, नेवी, डिफेंस, RS किसी की भी तैयारी करे, पटवार, ग्राम सेवक, SBI, क्लर्क, PO, वट एवर इट इज़, जो अपने, तो मैं हर चीज़, हर सारी सब्जेक्ट को इसमें टाइम लगेगा, बहुत कम मतलब बहुत टाइम लगेगा, बट स्टार्ट सब हो जाएगी। सारों को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको मोशन बहुत जल्दी ही मिलेगी और बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अब इस चैनल पे थोड़ी फ्रीक्वेंसी फास्ट रहेगी क्योंकि मुझे ऑफलाइन बैचेस भी नहीं है अभी, तो इस पे ऑनलाइन पे ही पूरा फोकस रहेगा। बट मैं कुछ इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहा हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट की भी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद में यदि मैं फ्री होऊंगा तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे कोर्सेस उपलब्ध कराऊंगा, ताकि मेरे वो आर्ट्स के बच्चे या मेरे 12th के बाद में वो बच्चे जो अलग सेगमेंट मतलब जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CGL, SSC किसी की भी, वो मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए खास रूप से मैंने इस चैनल में मैथ्स के अलावा फिजिक्स, जनरल साइंस, जीके के अंदर कला संस्कृति, इतिहास, वो राजस्थान इंडिया दोनों का होगा, भूगोल होगा, हर चीज़ होगा। वो जो जनरल नॉलेज और अदर सब्जेक्ट होंगे वो केवल हिंदी में होंगे, बिकॉज़ 95% लड़के हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब जो भी 11th 12th लेवल के सब्जेक्ट होंगे वो सब इंग्लिश में बाइलिंगुअल होंगे, जिसमें इंग्लिश स्टूडेंट भी पढ़ सकता है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ईजीली पढ़ सकता है। अच्छा, अब पार्ट बी पे आता हूँ। देखो, पार्ट बी का उद्देश्य है कि कैरियर गाइडेंस पे है ये। तो सबसे पहले मैं 10th से बात करता हूँ। 10th सबको एक साथ पढ़नी पड़ती है, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। 10th के बाद लड़के के पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, सर मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए। अच्छी कौन है सर? सारी की सारी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है और कोई भी अच्छी नहीं है। मतलब उस पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है कि ये अच्छी है और ये ख़राब है, सब अच्छी होती है यदि आपका इंटरेस्ट है तो, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अच्छी नहीं है, चाहे कितना ही नाम कुछ भी हो उसका। अच्छा, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो ले लीजिए। मैं साइंस की बात करूँगा क्योंकि मैं अपने साइंस फील्ड से हूँ, तो अभी आर्ट्स के और कॉमर्स के या और बैकग्राउंड के जब भी रिज़ल्ट आएंगे तो मैं उसकी और जानकारी दूंगा। चूँकि कल साइंस का रिज़ल्ट आया था इसलिए मैं साइंस के लिए बात कर रहा हूँ। जो भी लड़का 10th के बाद साइंस लेना चाहता है या फिर 12th के बाद साइंस के बाद क्या क्या ऑप्शंस है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखो, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, एक साइंस मैथ्स, साइंस बायोलॉजी और साइंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और बायो पे मैं थोड़ा फिर बात करूँगा, अपने वीडियो के कुछ देर बाद बात करूँगा। सबसे पहले मैं साइंस मैथमेटिक्स की बात करना चाहता हूँ, मतलब साइंस मैथमेटिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। साइंस मैथमेटिक्स में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं।
जिसमें अपन देखें तो सबसे पहले पहला फील्ड, आप साथ के साथ जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके लिए आप लिख भी सकते हो, और आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई उस पर कर दूंगा, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी हेल्प हो, मेरे से जो भी हो पाई वो आपको ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला फील्ड साइंस मैथमेटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कैरियर ऑप्शन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक कोई जिसका पैशन है कि उसको इंजीनियर बन के देश की सेवा करना है, तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस। उन एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है और उसके माध्यम से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है। उसके बाद आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनते हो। तो उस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। देखो, जेई मेन पहले एग्ज़ाम होता है जिसमें 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं। उनमें से सक्सेस तो बहुत लड़के होते हैं, लेकिन अपन बात करते हैं कि उनमें से 1.5 लाख बच्चे जेई एडवांस मतलब आईआईटी की का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं जेई एडवांस की। जेई एडवांस थोड़ा टफ होता है, बट अच्छी चीज़ गेन करने के लिए थोड़ा टफनेस तो हो गई। तो आप यदि मेहनत करोगे तो कोई टफ और कोई इजी नहीं होता। अच्छा, तो अपने क्या है कि यहाँ पे जेई एडवांस में एग्ज़ाम देंगे। यदि आपका जेई एडवांस क्लियर हो जाता है, आप टॉप 10,000 रैंकर्स हो, तो आपको आईआईटी कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए 10,000 में आना ज़रूरी होता है। वो रिजर्वेशन से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई रिजर्वेशन है जिसको थोड़ी कम रैंक, ज़्यादा रैंक पे भी मिल सकती है, जिसको रिजर्वेशन नहीं है उसको कम रैंक पर भी क्लोज हो सकता है। आईआईटी अभी भारत में, इंडिया में वर्तमान में 23 आईआईटीज़ है जिसमें 10,000 सीट्स है। तो आप टॉप 10,000 में आपको आना पड़ेगा और आपको आईआईटी में सिक्योर करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, आईआईटी में होगा तो 5,000 मिलेगा, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये एडवांस की कहानी हुई। आईआईटी में आईआईटी बन गए तो मतलब यूँ समझ लो, एक बार आईआईटी पहुंच गए, आपका सपना है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है वो दोनों में कंबाइनली बात करूंगा। फिर जेई मेन की बात करता हूँ। जेई मेन में 13-14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से 1.5 लाख बच्चे आईआईटी का देते हैं, तो उनमें से 10,000 तो आईआईटी के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो रैंकर्स होते हैं, जेई मेन की रैंकिंग के अनुसार एनआईटी की कैलकुलेशन होती है। एनआईटी मिलती है, भारत में वर्तमान में 31 एनआईटीज़ है, 15,000 सीट्स है। तो जेई मेन के रेस्पेक्ट से टॉप 15,000 बच्चे लेंगे। 10,000 आईआईटी में जा रहे हैं, तो वो यदि आईआईटी के लिए ऑप्ट कर देंगे तो उनको एक्सक्लूड कर देंगे, और फिर उससे बाद में टॉप 15,000 जेई मेन की रैंक से लेंगे। मतलब आईआईटी और एनआईटी में मिला के टॉप 25,000 बच्चे होंगे, और फिर ट्रिपल में एडमिशन मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इस हिसाब से आपको अपनी रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग रखनी होगी। और आपका जुनून है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्हीं 3 ब्रांड से लेने की ट्राई करें। देखो, इंजीनियरिंग में जाने के बाद आपको बीई, बीटेक और बी आर्किटेक्ट 3 डिग्रियां मिलती है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें, या अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो सबसे पहले बीटेक और बीई करने के बाद 4 साल होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद आपको 8th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर मतलब लास्ट ईयर में प्लेसमेंट्स होते हैं। यदि आप आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको 100% जॉब मिल जाएगी। मतलब आपको ऑफ़र मिल जाएंगे, कॉलेज से मिले, ऑफ कैंपस मिले, बट आपको जॉब आसानी से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको जॉब मिल जाएगी। तो क्यों श्योरिटी, क्योंकि मैं खुद एनआईटी से बिलोंग करता हूँ। मीन्स मैंने 2012 में जब जेई मेन का नाम AIEEE एग्ज़ाम होता था, जेई एडवांस का नाम आईआईटी होता था, उस टाइम मैंने AIEEE की प्रिपरेशन की थी और मुझे एनआईटी मिला था। उस टाइम मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। शायद वही रीज़न हो कि मैं टीचिंग में अपना करियर आजमा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो चीज़ छोड़ चुका हूँ, जिसके लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया, वो मैं उन बच्चों की हेल्प करूँ ताकि वो वहाँ पर पहुँच जाए, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा, तो फिर एनआईटी
था तो सबके पास, मेरे पास भी 2-3 आराम से ऑफ़र आए, बट मेरा अपना अलग ड्रीम है, टीचिंग में अपना अलग सपना है, तो मैं उसको पूरा करने के लिए टीचिंग फील्ड को ज्वाइन किया। आप उसके बाद में कोर कंपनीज में भी जा सकते हैं, IT सेक्टर की कंपनीज़ में भी जा सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, आप कोचिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, बहुत मतलब एवरीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, हर जगह जा सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग, जिस पे अपन ने डिस्कस किया। सेकंड ऑप्शन है अपना डिफेंस। जैसे किसी किसी के फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा तो जल्दी से जल्दी जॉब लगे, मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट करें, उसके लिए आपको डिफेंस अच्छा ऑप्शन है। या आपका जुनून है कि मुझे तो भारत की सेवा एज ए डिफेंस में रह के करनी है, चाहे वो NDA हो। डिफेंस में 4 फील्ड होते हैं, एक NDA, एक एयरफोर्स, एक नेवी और एक इंडियन आर्मी। तो उसके अंदर जैसे मैं चारों पे अलग अलग डिस्कस करता हूँ, तो इसमें जल्दी जॉब लग जाती है, 12th पास एलिजिबिलिटी होती है, और इसमें हाथों हाथ जॉब लग जाती है, मतलब आगे कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता। एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करो, आपका जॉब लग जाता है। आजकल GD वगैरह होती है, तो थोड़ी इंग्लिश पे अच्छा फोकस करना चाहिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डिफेंस में NDA की। NDA के लिए पहले एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1 में मैथमेटिक्स आती है 300 नंबर की, 120 क्वेश्चंस आते हैं 2.5 घंटे के लिए, 300 मार्क्स की। 300 मार्क्स का मैथ्स आता है, 200 मार्क्स सेकंड पेपर में, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और 400 मार्क्स में ऑल सब्जेक्ट आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने ये 900 मार्क्स का पेपर होता है। यदि आप इसमें कट ऑफ से ऊपर अप्रॉक्स 40% से अबव मार्क्स लाते हो तो आप SSB के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। फिर SSB में जाना पड़ता है। SSB का अपना प्रोसीजर होता है, 5 डेज़ का होता है, इंट्रोडक्शन सेशन, GD सेशन, उसमें अपना रूल्स होते हैं, वो आपको करने होते हैं। उसके बाद आप फाइनल सेलेक्ट होते हो। अच्छा, तो ये NDA की प्रोसेसर है। फिर बात करते हैं नेवी और एयरफोर्स X ग्रुप की। एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, X ग्रुप, Y ग्रुप। नेवी जिसमें SSR, AA और एयरफोर्स X ग्रुप की बात करता हूँ, उसमें फिजिक्स और मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब उस पर हार्डवर्क करो, आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो दोनों पे वर्क करो, बाकी सब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आता है, तो उनके साथ आप सेलेक्ट हो सकते हो। डिफेंस में कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए 3 प्रोसीजर होंगे, पेपर, फिजिकल, मेडिकल। अच्छा, उसके बाद नेवी, एयरफोर्स का Y ग्रुप और इंडियन आर्मी, इसमें आपको थोड़ी मैथ्स और फिजिक्स कम आएगी, मतलब ये जनरल आएगा। ये आर्ट्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे, अलग फील्ड के बच्चे भी दे सकते हैं, एयरफोर्स, Y ग्रुप और इंडियन आर्मी। तो थोड़ा इजी होगा और थोड़ा जनरल लेवल का होगा, इतना साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होगा, बट एक 10th लेवल का होगा, तो इसलिए आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, तो अपन ने अभी तक 2 ऑप्शन के बारे में बात किया, फर्स्ट इंजीनियरिंग, सेकंड डिफेंस। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं सिविल सर्विसेज। किसी का सपना होता है कि मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना है, एक RS ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो ये सपना है, तो इस सपने के लिए आपको RS या IAS होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में होना है, या आपको BSc ही करनी है, या MBA करनी है, या BCom करनी है। आपको कोई भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट होने के लिए आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें मोस्टली हिस्ट्री, इंडिया, और RS कर रहे हो तो राजस्थान की, और ज्योग्राफी, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। इसके लिए एक मैं चीज़ बता दूं, ये आप में पैशन है, जुनून है, तो आप आराम से कर सकते हो। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। जब बच्चा 12th पास बच्चा IIT क्रैक कर सकता है, तो ग्रेजुएट बच्चा RS IAS कुछ भी नहीं है। बट उसके लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास, आपके घर वालों के पास एक पैशंस होना चाहिए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कितने भी लगे। मैंने बहुत देखे हैं जो 7-7 साल, 8-8 साल प्रिपरेशन करने के बाद IAS और RS बनते हैं। तो आपको जुनून की ज़रूरत, जब कुछ टफ होगा तो टाइम तो लगेगा, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं 4th ऑप्शन पे। 4th है टीचिंग ऑप्शन। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, टीचिंग फील्ड के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने इसको। फर्स्ट कैटेगरी, वो कैटेगरी जिसमें आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो। यदि आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और फिर आपको B.Ed करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए उसमें भी सब कैटेगरीज बताता हूँ। सबसे पहले लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर एक कंपटीशन फाइट करना होगा। तो ये 3 चीज़ कर लोगे तो आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाओगे। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करनी पड़ेगी, मतलब आपको बीएससी बीएड करो, बीए बीएड करो, बीकॉम बीएड करो, उसके पोस्ट पे आप सेकेंड ग्रेड टीचर्स बनोगे। और आप बीएससी बीएड, बीएससी एमएससी या बीएससी ये किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। आप चाहते हो तो ये रीजनल कॉलेज से कर सकते हो, आप चाहते हो तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हो, आप चाहते हो तो एमडीएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जेएनवीयू, जिससे भी चाहते हो आप कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड ग्रेड टीचर, उसके लिए रीट का एग्ज़ाम होता है। रीट में भी 2 पोर्शन होते हैं, एक सेकेंड लेवल, एक फर्स्ट लेवल। जो बच्चे बीएड कर रखे हैं उनके लिए सेकेंड लेवल होता है, वो 8 तक के टीचर के लिए होता है, और जो सेकेंड ग्रेड होता है वो 6 to 10 के टीचर के लिए होता है। 8, 9, 10 के टीचर के लिए होता है सेकेंड ग्रेड, और 6, 7, 8 इनके लिए लेवल 2 होता है, जिसका मैंने अभी बताया। बीएड के बाद रीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर गए तो आप एक टीचर बन सकते हो। अब आता है थर्ड ग्रेड लेवल 1 टीचर, जो लड़के या लड़कियां 12th के बाद एसटीसी कर लेते हैं, जिसको डीएलएड भी कहा जाता है, बीएसटीसी कर लेते हैं, जिसको डीएलएड भी कहा जाता है। वो कोर्स कर लेते हैं, 2 साल का कोर्स है। वो करने के बाद आप टीचर का एग्ज़ाम देते हैं तो आसानी रहती है। यदि आप टीचर हो और जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है कि आप बीएसटीसी कर लें, उसमें भीड़ कम है, या आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। जितना अब जॉब हाई लेवल होगा उसमें भीड़ भी कम होगा, कंपटीशन होगा लेकिन भीड़ भी कम होगा। आपने देखा होगा कि रेलवे के एक ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग आए हैं, जबकि बहुत कम वैकेंसी रहती है, और आरएस आईएएस के लिए इतने नहीं बैठते हैं। अच्छा, तो ये टीचिंग की बात हुई स्कूल में। अब यदि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, आपका सपना है कि कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेट एग्ज़ाम होता है, या तो आपको पीएचडी करनी है उसके लिए, जेआरएफ के लिए, या फिर जॉइंट रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ मतलब जॉइंट रिसर्च फेलोशिप। यदि आपको पीएचडी करनी है तो आप जा सकते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए भी नेट का क्वालिफाई होना वो होता है, ताकि आप उसमें क्वालिफाई कर सको। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अपन नेट एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं तो आपको 7 साल या किसी में आजकल लाइफ टाइम मिल जाता है कि आप कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दे सकते हो और आपको कॉलेज लेक्चरर बनने का मौका मिल सकता है। तो आपके 4 पार्ट डिस्कस कर लिए। अब मैं अदर जॉब्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे एसएससी है, यदि आप 12th पास हो तो आप सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल हाई सेकेंडरी लेवल पे होता है, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आप ग्रेजुएट हो तो आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन आप इनकम टैक्स ऑफिसर और बहुत स्मार्ट जॉब में घुस सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेलवेज़ की। रेलवे में यदि आप साइंस मैथमेटिक्स से हो तो रेलवे में आपको 12th के बाद यानी ग्रुप डी एनटीपीसी से स्टार्ट होके, और यदि आप इंजीनियरिंग कर रखे हो, बीटेक हो, या फिर अच्छी कोई टेक्निकल एजुकेशन से हो, तो आपको आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, सबसे बड़ी पोस्ट तक मिलती है। तो रेलवेज में सारी अपॉर्चुनिटी साइंस मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए खुली है। आप ग्रुप डी से लेके आईआरएस तक की कोई भी सर्विस में जा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बैंक में। बैंक में मेनली 2 टाइप्स की वैकेंसी आती है, क्लर्क और पीओ। बैंक का एग्ज़ाम 2 तरह से कंडक्ट होता है। एक तो एसबीआई कराता है, एसबीआई अपने खुद के लिए कराता है, उसमें इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज भी होना चाहिए और जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए एसबीआई अपना अलग एग्ज़ाम कराता है। फिर दूसरा टाइप का एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस। आईबीपीएस सारे बैंकों के लिए कराता है एक्सेप्ट एसबीआई बैंक, चाहे कोई भी ओबीसी बैंक हो, पीएनबी हो, बीओबी हो, सारे बैंक के लिए यही आईबीपीएस ही कराता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अदर एग्जामिनेशन, लाइक यू कैन गो इन पटवार
पटवार, ग्राम सेवक, पोस्ट ऑफिस, एसआई, कांस्टेबल, क्लर्क, दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम के नाम सुने उसमें भी आप जा सकते हो। मतलब आप साइंस मैथमेटिक्स से हो तो आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए एलिजिबल हो। तो ये इट्स ऑल अबाउट साइंस मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, तो मैं थोड़ा कम टाइम के हिसाब से जितनी चीज़ें मेजर पोर्शन ले पाया हूँ उतना लिया है। आपको और भी डाउट हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि किसी का भला हो। अब इसके बाद साइंस बायोलॉजी वाले ओनली जो मैंने अभी तक साइंस मैथ्स का समझाया वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और डिफेंस को छोड़ के। इंजीनियरिंग और डिफेंस नहीं कर सकते। एक उनका ड्रॉबैक है कि टीचिंग फील्ड में यदि वो साइंस बायोलॉजी से तो उनको मैथ्स आएगा, तो इसलिए साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा जो 10th के बाद साइंस बायोलॉजी लेना चाहते हैं या 12th तक साइंस बायोलॉजी ले लिए, वो बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। देखो साइंस बायोलॉजी लेने का कोई ड्रॉबैक नहीं है। बहुत जने कहते हैं कि साइंस बायोलॉजी वालों को फिजिक्स नहीं आती, ये अफवाह है। बट आपका उसके साथ साथ उनको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर एजुकेशन या कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए मैथमेटिक्स, कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आती हो, चाहे दूसरी 5वीं 6वीं वाली आती हो, मैथमेटिक्स ज़रूर आती है। तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। साइंस बायोलॉजी वालों के लिए सजेशन है ताकि वो फिजिक्स में भी आराम से रहेंगे और जॉब्स में भी आराम से रहेंगे। यदि उस ड्रॉबैक को आप फुलफ़िल कर लेते हो तो साइंस बायोलॉजी भी अच्छा है। तो इंजीनियरिंग डिफेंस को छोड़ के जो करियर बताया वो साइंस बायोलॉजी में भी यूज़ हो सकते हैं। आप डिफेंस और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। डिफेंस में भी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स वाई ग्रुप में जा सकते हो। उसके अलावा आप एम्स और नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। एम्स से आप MBBS और नीट से MBBS, फिर BDS, BAMS, BEMS, ये होम्योपैथी में जा सकते हो। आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग 2 टाइप की होती है, जनरल नर्सिंग होती है और एक BSc नर्सिंग होती है। BSc नर्सिंग में BSc की डिग्री भी साथ हो जाती है। जनरल नर्सिंग कोर नर्सिंग होती है। उसके बाद आप वेटरनरी कर सकते हो जिससे आप जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हो। तो बहुत और भी स्कोप्स हैं। और एग्रीकल्चर का भी अपना स्कोप है। फार्म में बहुत यूज़ है एग्रीकल्चर के लिए। SO होता है बैंक्स में, वो बहुत एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है। ACF असिस्टेंट फॉरेन रेंज ऑफिसर, बहुत से पोस्ट होते हैं। उसके लिए भी मैंने मेनली साइंस मैथमेटिक्स के लिए बोला बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, इस चीज़ को आप बहुत से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे भी भविष्य में बहुत चीज़ें मिलेगी। अच्छा, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जिन भी लोगों ने मुझे यूट्यूब पे, मेरे इस चैनल पे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। बिकॉज़ यहाँ पे मैंने बहुत कम टाइम में, मैंने अभी तक बहुत कम वीडियोज़ डाले हैं। मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले कर दिया था बट फ्रीक्वेंसी बहुत धीरे थी। मैंने थोड़े ही लेक्चर डाले लेकिन उसमें इतना व्यूवर्स, इतने लाइक्स, इतने शेयर्स, इतने सब्सक्राइबर मिले, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपका प्रेम, प्यार, सम्मान यूँ ही मिलता रहे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों की हेल्प हो जो गांव में हैं, जो ढानियों में हैं, जो ऐसे बैकग्राउंड में है जहाँ इतना नॉलेज नहीं होता। सिटी वाले बच्चे भी इसको बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कोर नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं ताकि किसी की मदद हो। मेरा टीचिंग करियर में आने का इमोशंस के साथ ही मैं आया हूँ। मतलब मुझे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रेम चाहिए आप लोगों का, ताकि मैं आपके साथ बना रहूं। जो हेल्प करना चाहता हूं, मेरा जीवन में जो करना चाहता हूं, लोगों तक जो मदद पहुंचाना चाहता हूं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो करना चाहता हूं, उसमें मैं सक्सेस हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपन आगे के लेक्चर्स में बहुत जल्द मिलेंगे। हर सब्जेक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने का मिलेगी, है ना। तो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर 12th RBSc एग्ज़ाम के लिए। और मैं होप करता हूँ कि 10th बोर्ड का रिज़ल्ट, JEE मेन और JEE एडवांस का रिज़ल्ट, नीट का रिज़ल्ट आएगा, उस दिन भी हम इतने ही और उससे ज़्यादा खुश होंगे। आना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बाय। फिर मिलेंगे अगले